जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। आज गुरु जी के आदेश से आपके सम्मुख जो है गुरु जी के सत्संग के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। आज दिन में मेरे ऑफिस में एक लेडी है, तो वो पूजा पाठ वो गोविंद जी को ज़्यादा मानती है, तो वो पूजा पाठ अपने करती है। तो उसने वो बोल रही थी कि मैं जो है ना 2 माला डेली करती हूँ। तो मैंने कहा कि मालिक जब वो आपसे हिसाब नहीं लेता तो आप जो है वो ये गिनते गिनते क्यों 2 माला, कि 2 माला लिए, इतने मन के कर दिए, इतना ये कर दिया। मैंने किया, उसने सांस दे रखे हैं हमें, और ये यही इतना बड़ा कर्जा है क्योंकि सारी दुनिया की दौलत भी इकट्ठी करके हम एक सांस खरीद नहीं सकते। तो इतने अनमोल जो उन्होंने दात दे रखी है, जब हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसमें गिनती गिन रहे हैं कि 2 माला में कर लिया तो मतलब काफ़ी है। तो मैंने कि हिसाब क्यों रख रहे हो। तो उसी पे आज वो था कि मन के माला गिन गिन के क्यों उसका नाम क्यों लेना, क्यों जपना, और जब वो देता बेहिसाब है तो उसका हिसाब क्यों रखना। कि दाता जब वो देता है और उसने जो सांसें दी हैं, और सांसों का एक पर्पस भी है, जितनी सांस खाली जाती हैं उसके नाम से तो वो मतलब वो जाया है। क्योंकि ये जन्म जो मिलता है ये पिछले हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए होता है, और इस जन्म मरण के चक्कर से जो है ना ये पीछा छूट जाए, और जिस जोत से निकलते हैं जीव निकलता है उस जोत में जाके मिल जाए। तो सारा कर्म, सारा जो दिनचर्या जो है वो होनी चाहिए कि ये हर कदम उस तरफ बढ़े जिससे कि ये जोत जो है जाके जोत में वापस मिल जाए। गुरु जी का अभी तक जितने भी सृष्टि में अवतार हुए हैं उनसे बिल्कुल यूनिक एक अलग तरीका है संगत को प्यार करने का भी, संगत के साथ जो है उनके ऊपर ब्लेसिंग्स बरसाने का भी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत, वो कहते हैं कि उस पर कारपेट पे रुलती हैं, कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि हमें लेने की अकल ही नहीं है। हम हमेशा अपने आप को कुछ ना कुछ मांगने पे लगे रहते हैं, और संगत ये कहती है कि अगर अपने बाप से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे। जबकि गुरु जी को ना कम दिखाई देता है ना कम सुनाई देता है। जब वो हमारी विगत को जानते हैं, हमारे ये जो चल रहा है इसको भी जानते हैं, और हमारी अगत को भी जानते हैं। हमारे आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने जा रहा है, क्या घटने जा रहा है, क्या भयमाता ने लिखा है हमारे उसमें, वो सब कुछ उनके सामने है। तो जब उनकी शरण में चले गए तो उनको बताना पड़ेगा। तो फिर जो है गुरु जी यही बोलते थे कि अगर मेरे को बताना पड़े कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, जब मुझे तुम्हारी दिक्कत ही नहीं पता तो मैं मतलब उसका समाधान कैसे होगा। मांगना, जब हम किसी चीज को मांगते हैं तो इसका मतलब वो हम एक तरह से अपने आप को भिखारी की वाली उसमें पोजीशन में ले आते हैं, और जब हम मानते हैं तो पुजारी की स्थिति में आ जाते हैं। और जो चीज मांग के ली जाती है, शब्द में भी है कि मांगी हुई चीज जिसकी वस्तु वही ले जाएगा, कि जो हम किसी से मांगते हैं वो जब उसको जरूरत पड़ेगी वो वापस भी ले लेगा। लेकिन जो उनकी कृपा होती है, जो उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, जो दान में मिली हुई चीजें होती हैं, तो वो कभी वो लौटानी नहीं पड़ती। एक शब्द में वो चलता है कि एक शिला के ऊपर जो है ना उसने बहुत वर्षों तक जो है तप किया, उसके तप से खुश होके जो है ना उसको आकाशवाणी हुई कि बोल, मैं तेरी तपस्या से खुश हूं, तो बोल क्या मांगता है। तो उसे ये बोला कि भी तू अपनी तपस्या का फल लेना चाहेगा या मेरी मतलब ब्लेसिंग्स लेना चाहेगा। तो उसको अहंकार था कि मैंने जो है तप किया है, इतने सालों से तप कर रहा हूं मैं। तो कहने लगी जी मैंने इतने साल तप किया है तो मेरे को मेरी तपस्या का ही वो दो फल। तो इतने में पत्थर जो है वो पत्थर बोल उठा
कह रहे महाराज इसको इसकी तपस्या का फल तो बाद में देना, ये 100 साल मेरे ऊपर बैठा है, तो मैंने इसका वजन सहा है, तो पहले मेरा हिसाब इससे कराओ। तो जब उसकी समझ में आया कि तपस्या से भी बड़ी उनकी कृपा है। हम तपस्या जरूरी नहीं है कि हम जो तप करते हैं, ये पूजा पाठ करते हैं, वो पूरा जाके वहां लगी जाता है, क्योंकि उसमें अगर किसी भी चीज की कमी हो जाती है, भाव की, विश्वास की, श्रद्धा की, क्योंकि ये 3 चीज ऐसी हैं जो कुदरत हर एक को लेके जन्म देती है। मतलब बाई बर्थ जो उसके पास होता है, वो चीजें मार्केट से खरीदनी नहीं पड़ती हैं। और यही एक चीजें हैं, जब ये 3 चीज आपके अंदर जागृत हो जाएंगी, तो तब वो समर्पण की स्थिति आती है। जब आपका भाव, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास 100% हो जाएगा, तो तब जाके वो सरेंडर की जो स्थिति है, जो 100% सरेंडर वाली स्थिति है, तब आएगी। और जब सरेंडर आपने कर दिया, आपका सरेंडर पूरा हो चुका, उसके बाद आपका अपने पास कोई बस नहीं, जो कुछ करेगा वो दाता करेगा, वो मालिक करेगा, जिसके आपने सरेंडर जिसके सामने आपने सरेंडर कर दिया, जिसके शरण में आप चले गए। मैं जब गुरुजी के यहां जाने की बात हुई, जो मनोज अंकल थे, उन्होंने एक आंटी की वजह से जो जाने की था, उन्होंने कहा कि भाई साहब एक बार आप जाके देखो, फिर आपकी बात का उनको ज्यादा असर होगा। तो उससे पहले मैं, मतलब जो गुरु, ये जो है सिख पंथ में जो गुरुओं की जो व्यवस्था है, या गुरुओं का जो मान और जो गुरु की महिमा जो है, वो सिख में है। वो नॉर्मली जो बाकी और किसी उसमें पंथ में या किसी धर्म में जो है ना, इतनी व्याख्या, इतना गूढ़ जो है ना ज्ञान गुरु के बारे में नहीं है। तो हमें भी इतना वो नहीं था, क्योंकि एक बार मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूं कि जब मेरी बड़ी बिटिया की शादी तय हुई, तो शादी का जो पंडाल लगना था, उसके अंदर एक फॉर्मेट में होता है कि एक डीजे वाला जगह होती है, उस चौकोर वो बिछाए जाते हैं, वो डीजे लगता है। तो क्योंकि मैं गुरुजी की उसमें शरण में जाने के बाद में, तो मतलब शब्द या इस तरह की जो चीजें हैं, वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती थी बनिस्बत ये शोर शराबे की। एक दूसरा था कि शादी के अंदर जब डीजे चलता है, तो आसपास कहीं भी खड़े हो जाओ, आपको एक दूसरे से बात करने में बड़ी जो है ना दिक्कत होती है, मतलब थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ता है। तो मैंने उसको टेंट वाले को बोल दिया, मैंने कि भाई मेरे को डीजे वीजे नहीं चाहिए मुझे। तो वो स्पेसिफाई था। तो ये गुरुजी की मेहर ही रही होगी कि मैंने जो है ना उसको डीजे वाले को बोल दिया, मैंने कि भाई यहाँ एक टेंट लगाना है एक्सक्लूसिवली अलग से, और ऐसे जो है ना वहां उसका अपने गुरुजी का दरबार लगाना है। मैंने तो मैंने उस दिन जब से संगत जो आई शादी में, उन्होंने आके पहले जो है सारा वो दरबार गुरुजी का लगाया। वहाँ गुरुजी के उसमें हजूरी में जोत बत्ती जला दी, लेकिन शब्द वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मैंने कोई मतलब ना डीजे लगवाया था, ना इस तरह का कोई शोर शराबा, किसी तरह का कुछ नहीं था। तो जो गुरुजी की संगत शादी में आई, तो वो तो जानते थे गुरुजी को, मानते थे गुरुजी को, तो उन्होंने जाके मत्था टेका उनको। तो बाकायदा जैसे बाहर अपने शूज वगैरह बाहर निकाल के गुरुजी को जाके जो है ना मत्था टेकते थे। तो मेरे रियल चाचा जी हैं, तो उन्होंने देखा कि ये अलग से वो बना रखा है और वहां कोई शूज डाल के नहीं जा रहा अंदर पूरे उसमें। तो मेरे से कहने लगे ये कौन है, ये किसका ये फोटो लगा रखी है। तो मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं। कह रहे गुरुजी? कह रहे इसने कौन सा सब्जेक्ट तेरे को पढ़ाया? मैंने कि सब्जेक्ट पढ़ाने वाले ही सिर्फ गुरु होते हैं क्या? जो अंधकार से रोशनी प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, गुरु तो वो है। तो ये नहीं है कि कोई खास सब्जेक्ट। कहने लगे भाई हमने तो आज तक यही सुना है कि गुरु सिर्फ वो ही होते हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ाया हो जिसने। मैंने कि वो मास्टर जी, गुरु जी, टीचर, वो जो है वो एक दुनियावी चीज है, लेकिन ये उससे परे हैं। उनकी समझ में नहीं आया, मैंने भी ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं की,
क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम उसको जितना एक्सप्लेन करेंगे, सामने वाला अगर उसको अपने खुले मन से, खुले दिल से, खुले भाव से अगर उस चीज को नहीं ले रहा तो उसकी समझ में नहीं आएगा। उसने अपने आप को उसके वो बंद किया हुआ है तो उसको तो समझ में आएगा ही नहीं। तो मैंने चाचा जी से कुछ नहीं बोला। मैंने कि ठीक है, मैंने कहा हम मानते हैं, मैं मत्था टेकता हूँ, मेरे गुरुजी हैं। तो जब हम शादी ओवर हो गई तो मंदिर में जब मैं गया वहाँ सेवा पे, तो जो संगत गुरुजी के दरबार में वहाँ जाके मत्था टेका था शादी में, उन्होंने मेरे से बोला कि अंकल बड़ा अच्छा लगा कि मतलब जो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी का जो है ना गुरुजी का ही लंगर चल रहा है, गुरुजी का ही वो चल रहा है कि गुरुजी बैठे हैं और उनके सामने सब कुछ हो रहा है। और बड़ी शांत तरीके से, मतलब बहुत कम शादियां हैं जिसमें इतने सुकून से आदमी जो है ना मतलब बैठ सकता है और कर सकता है। और दूसरे अंकल के जो वहां जो है ना शब्द बड़े अच्छे चल रहे थे। अब मैंने बोला, मैंने कि अंकल मैंने तो, मेरे पास कोई प्रोविजन ही नहीं था, ना मैंने सोची, ना मेरी सोच में आया कि मैं शब्द चलाऊं। लेकिन एक कमी जो मेरे से चूक हुई थी कि जहां गुरुजी का दरबार लगा था वहां शब्द चलने चाहिए थे। मेरे से वो गलती हुई, मेरे ध्यान में नहीं आया इस चीज का, क्योंकि मैं जो डीजे या इस तरह के माइक, इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जो संगत वहां जाके जिन्होंने मत्था टेका, उनको वहां शब्द सुनाई दिए। उन्होंने मेरे को जाके अप्रिशिएट किया, कहने लगे अंकल बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी का दरबार था और वो जो है साथ में शब्द चल रहे थे। तो ऐसी जो हैं, जो हमारे से कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, या जो हमारे से कमी रह जाती है, गुरुजी उसको इस तरह से भी पूरा कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि उन्होंने हमारी किस कमी को वो ढांप लिया। पता नहीं हजारों गलतियां, लाखों गलतियां, जैसे हमारी माँ, हमारे जो पेरेंट्स, जो वो हमारी गलतियों को, कई गलतियों को कई बार समझाते हैं, कई उनको ढांपते हैं। तो हमारा गुरु भी, जब हम उनकी शरण में होते हैं तो उन्हें पता है कि उनकी शरण में हैं, तो वो हमारी कई ऐसी गलतियों को, ऐसी कमियों को वो ढांपते हैं। ऐसे एक बार मेरे एक दूसरे अंकल है, मैं किसी उसमें निगमबोध घाट पे गया था किसी क्रिया में, तो मेरे को ऑफिस से जाना पड़ा, कोई रिलेशन में डेथ हुई थी। तो मेरे रियल चाचा जी हैं दूसरे वाले, वो मेरे से बोले कि बिलायती कैसे आया है। तो मैंने कहा स्कूटर से आया हूँ, 2 व्हीलर से। तो उन्होंने छूटते ही बोला कि भाई बिलायती, ये जो है थानेदार तो जो है ना कारों में आते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, तो अभी भी स्कूटर से चल रहा है। तो मैंने हंस के बोला, मैंने कि चाचा जी ये मेरी जो है ना 50-50 लाख की डीटीसी बसें जो है ना फ्री चल रही हैं, उसमें मेरा कोई टिकट नहीं लगता, और मैं फिर भी स्कूटर वो कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैं तो लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। और मैंने कह के उनको, वो वहाँ मैटर एंड हो गया, शामिल हुए, चले आए। उसके बाद ही वही स्कूटर जो मैं करीब 17 साल मैंने चलाया और बहुत अच्छे तरीके से चला, उसमें कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। मैकेनिक को दिखाया, कई बार दिखाया, ठीक करा उसने, फिर खराब हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर से जब ऑफिस के लिए जा रहा था, तो बीच में वो स्टार्ट होना बंद हो गया, और मैंने सारे प्लग वगैरह सब कुछ चेक करके देख लिए, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया मेरे को, और ना ही वो स्टार्ट हुआ। तो मेरे को इतना तंग कर दिया स्कूटर ने कि उस दिन मैंने जाके सीधा मैकेनिक के यहां उसको भेज दिया। मैंने कहा भैया अब ये बार बार तेरे से ठीक तो हो नहीं रहा, ठीक हो भी नहीं सकता ये, और इसको एक काम कर, यहीं रख ले, जो मेरे को देना है वो देते रहना, लेकिन मैं अब इसको लेके नहीं जा रहा। मैंने उसको छोड़ दिया। ये 2009 के लास्ट की बात है। 2010 में, ये 2009 में ही जो पेरेंटल जो हाउस था, मकान था, वो बनवाना शुरू किया था। उसी में मार्च में, 2010 के मार्च में बिटिया की शादी, और उसके बाद ही ऐसी कुछ गुरुजी ने व्यवस्था की कि मेरे को जो है वो गाड़ी के लिए भी अंदर से आया कुछ, एक मेरा कोर्ट केस था, उससे कुछ मेरे को उम्मीद थी कि कुछ पैसा मिलेगा उसके फाइनल होने पे।
तो मैंने बच्चों को मैं बैठ के बात की, मैंने कि भाई ऐसे ऐसे है, कुछ तो वहां से मिलेगा, कुछ लोन वगैरह लेके देख लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। क्योंकि बिटिया ऑफिस ऑफिस जाने लगी थी, उसने ज्वाइन की थी, ड्यूटी ज्वाइन की थी। तो मुझे लगता था जिस पोस्ट पे वो जो है गई है, तो उसके हिसाब से एटलीस्ट उसके पास गाड़ी होनी चाहिए। तो मैंने वो कहा कि भाई गाड़ी ले लेते हैं। बच्चों ने भी एग्री कर दिया कि चलो ठीक है पापा, गाड़ी देख लेते हैं। जब वो गाड़ी की बात हुई, वहां उनसे बात करने में गया, तो जिससे मेरी डीलिंग हुई थी वो सरदार जी थे। तो सब कुछ लोन वगैरह का सब कुछ फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद जिस दिन डिलीवरी की बात थी, उस दिन गुड़गांव में एनुअल फंक्शन था, एनुअल सत्संग था। मतलब शुरुआत जो सत्संग की थी, जो गुड़गांव में होती थी, मंथली सत्संग होते थे, तो उसी का उन्होंने एनुअल सत्संग किया था। तो मैं वहीं वहीं सत्संग में था। और उसी दौरान जब मैं जोड़े घर पे था, तो उसी दौरान में जो है ना, उसका सरदार जी का फोन आता है मेरे पास, कह रहे जी आपकी गाड़ी रेडी है, कब आप डिलीवरी लेने आ रहे हो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई 12 बजे लेने आऊँगा। 10 साढ़े 10 का टाइम था, मैंने 12 बजे बोल दिया। फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसे ये तो जो सामने जिससे मैं बात कर रहा हूँ सरदार जी हैं, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे मुंह से 12 शब्द तो निकल गया उसका कि ये अदरवाइज कोई मतलब ना ले। लेकिन फिर मैंने कहा जो बोल दिया ठीक है। तो थोड़ी देर बाद उसने जो है मेरे को बताया, कहने जी फिर फोन किया, कहने जी ये नंबर अवेलेबल है, आप इसमें से चूज करो। 4-5 नंबर उन्होंने दिए कि ये नंबर है, आपको इसको चूज करके और आप बताइए कि कौन सा नंबर लेना है। तो उसमें एक नंबर था 7213। तो सबसे पहले जैसे ही उन्होंने 5 नंबर लिखा है, तो मेरी नजर उस पर टिकी। लेकिन फिर भी मैंने जो वहां जो संगत थी, जो जोड़ा घर पे अंकल थे, मनीष दुआ अंकल थे और 1-2 और अंकल थे, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे जो है ना, मैंने वो गाड़ी की डिलीवरी लेनी है और ये नंबर उन्होंने बताए, तो कौन सा नंबर इसमें से ठीक रहेगा। तो उन्होंने भी जो जिसने भी बोला कि अंकल गुरुजी के यहाँ तो 13 नंबर सारी दुनिया में चाहे वो अशुभ माना जाता है। जैसे चंडीगढ़ में कहते हैं कि सेक्टर 13 ही नहीं है। कई बिल्डिंग कहीं बनती हैं बाहर के विदेशों में भी ऐसा है, कई जगह जो है ना 13वीं मंजिल ही नहीं रखती उसमें को 13 को इतना करे अशुभ मानते हैं। लेकिन गुरुजी के यहाँ तो वो 13 जो है वो एक ओंकार में कन्वर्ट हो जाता है। तो गुरुजी की संगत तो ढूंढती है कि कहीं से कोई 13 नंबर हो, कि हम उसको, हमारा जो नजरिया गुरुजी के यहाँ आने के बाद में क्या है कि वो 13 जिसको सारी दुनिया अशुभ मानती है, वो हमारे लिए सबसे शुभ है। क्योंकि ओम और एक ओंकार, तो एक ओंकार का मतलब गुरु के समक्ष हम जो है ना आ गए। तो उन्होंने बोला कि ये जो 13 नंबर है, तो गुरुजी की संगत तो 13 नंबर मांगती है और वो ढूंढती है कई दफे। तो कह रहे आप इसी को लो। मैंने चलो ठीक है, डन। मैंने वो वहां गए, मैं लेके वो गाड़ी का वो कराया, उसको नंबर बता दिया, लेके गाड़ी सीधी जो है छोटे भाई को भेजा बड़े मंदिर। मैंने कि जिनकी कृपा हुई है उनके सबसे पहले उनके पास जाए। वहां उनके यहाँ गए, तो गेट पे जैसे ही गए, वहां पता लगा कि भाई जैसे से कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी लेके आए, सीधे यही लेके आए। मैं नहीं गया था उस टाइम पे, साथ में छोटा भाई और एक और अंकल गए थे, मैं अपने 2 व्हीलर पे था। तो वहां जाते ही उसमें जैसे इंतजार हो रही हो गाड़ी की, और एकदम से वो गुरुजी ब्लेसिंग्स का और की चेन की जो है, की रिंग जो है वो मिल गया। बिल्कुल ऐसे ठक ठक करके सब कुछ ओके हो गया। फिर बाद में मैंने विचारा कि उसका जो नंबर था 7213, अगर हिंदी में थोड़ा सा बोले तो 7213, थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे तो 7213, यानी कि बेस्ट इज योर्स। तो गुरुजी ने वो ब्लेस की और उसका जो सेंस निकला था कि जो सबसे अच्छा है वो तेरा। और ये मेरे साथ ही नहीं है, हर संगत के साथ है। क्योंकि गुरुजी के पास में क्वालिटी कंप्रोमाइज की नहीं थी। वो कोई भी कभी भी, चाहे वो आपको साफ सफाई की बात हो, चाहे किसी चीज की लेने की बात हो, तो वो नंबर 1 की क्वालिटी है, उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज गुरुजी नहीं करते थे। और एक दूसरा गुरुजी कहीं जो है नेगोशिएशन नहीं करते थे। कोई भी चीज लेनी हो तो वो उसमें वो नेगोशिएशन नहीं करते थे गुरुजी। इवन यहां तक मतलब सुनते थे कि गुरुजी जो है ना, जितने उसने बताए, दुकानदार ने बताया, उससे कुछ ज्यादा ही उसको दे के आते थे। मतलब वो मांग कितने रहे और वो दे रहे हैं। तो यही हमारे साथ है कि वो देने को कितना तैयार बैठे और हम मांगते कितना है। तो वो गाड़ी आ गई,
गाड़ी जो है मैं बच्चों के लिए ली थी, बच्चों के पास रख दी। और वो दिन का दिन है, मेरे चाचा जी ने वो किया था। उस दिन से लेके और आज तक मैं जब अपने यहां से मैं गया हूं तो कभी टू व्हीलर पे नहीं गया, क्योंकि वो जो टू व्हीलर था जिसको उन्होंने टोका था कि थानेदार तो कारों में गाड़ियों में चलते हैं और तू अभी टू व्हीलर चल रहा है, कि वो बात मेरे को तो नहीं, मैंने तो हंस के उनको बोल दिया मैंने कि ये तो मेरे लिए लग्जरी आइटम है। लेकिन मेरे गुरु को, मेरे रब को वो बात चुभ गई और उन्होंने उसके बाद ही वो स्कूटर में ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मेरे हाथ से वो स्कूटर हटा दिया और गाड़ी मेरे को दिला दी। और उन अंकल के यहां जिन्होंने ये मेरे को टोका था कि भी थानेदार गाड़ी में जाते हैं, तो उनके यहां जब फंक्शन हुआ या कुछ भी हुआ तो मैं गाड़ी में ही गया। तो ये कोई गुरुजी की संगत को कोई ऐसा कोई टोन कस दे या कुछ कर दे, वहां तक भी गुरुजी जो है उस तक का भी ख्याल रखते हैं कि कोई उनकी संगत की तरफ उंगली ना उठा दे। तो जो हमारे गुरुजी हमारे बारे में सोचते हैं, जो हमारे बारे में करते हैं, हमें भी सोचना है कि हम अपने कर्मों में कोई ऐसा कर्म ना कर बैठे जिससे हमारे गुरु का नाम बदनाम। हर अपने कर्मों में इस चीज का बिल्कुल चेक रखना हमारी जिम्मेदारी है कि जब वो हमारे बारे में सब कुछ सोचते हैं, हमारे भलाई के लिए, हमारी सुख के लिए, हमारी सुविधा के लिए, हमारी खुशी के लिए सब ख्याल रखते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि हम अपने हर कर्मों में ये ध्यान रखें कि उससे किसी को दुख तो नहीं निकल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कहे वारे ये तो ऐसे गुरुजी वाले हैं कि जो है ना इस तरह के काम करते हैं। तो वो चीज है, क्योंकि जो गुरुजी हमारी जो पेशेंस डेवलप कराते हैं, 2 घंटे शब्द सुनाते हैं, उसके बाद सत्संग सुनने का मौका देते हैं अपना, और आराम से बैठ के गुरुजी के सामने लंगर करते हैं। तो जितनी डिसिप्लिन से, जितनी व्यवस्था से जो है ना गुरुजी बैठाते हैं और हमारा पेशेंस डेवलप करते हैं, तो हमें भी है कि कुछ भी करने से पहले हमें 1000 बार सोच लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो बदनामी होनी है वो तो होगी, लेकिन हमारे कर्मों से जो हमारे गुरु को कोई उंगली उठाया है, उनकी तरफ की उठाए कि भाई ये कैसे गुरु के वो हैं कि जो मतलब इस तरह के कर्मों में लिप्त हैं। क्योंकि गुरुजी के यहां जो संगत है, संगत तो बहुत से है, लाखों करोड़ों अरबों में गुरुजी की संगत बढ़ती जा रही है। लेकिन गुरु ये कहते हैं कि बेरी का पेड़ है और जैसी अंधड़ आएगा तो बेरी के बेर झड़ जाएंगे और गिने चुने जो है ना उसमें लगे रह जाएंगे। तो पहले भी मैंने था कि गुरुजी की संगत में के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो हमारी कोई समस्या, हमारी कोई परेशानी है जो उनके दर पे लेके आती है, किसी के भी दर पे लेके आती है, और एक दूसरी होता है कि एक हमने उनको मानना हमारी मजबूरी हो सकती है कि हमारी कोई समस्या थी, हमारी कोई परेशानी थी, हमारा कोई दुख था, हमारा कोई कष्ट था जिसने उनके दर पे लाया और हम उनको मानने लगे। एक संगत ये है। फिर उसके बाद जो बेरी का वो झड़ने के बाद में जो बचता है वो है जो गुरुजी की मानने लगता है, कि जो गुरुजी के वचन है, जो गुरुजी का दिखाया हुआ एक रास्ता है, उस पे बिल्कुल कदम दर कदम उसी पे चलते चले जाएं, तो गुरुजी की मानने लगेंगे तो वो बेरी पे वो लगे वो बेर रह जाएंगे, जो कितने ही अंदर आ जाएं, कितने ही कुछ आ जाए, लेकिन वो उसके साथ जुड़े रहेंगे। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसकी अपनी कभी समस्या थी, अपने घर पे वो रिपेयर कुछ करा रहा था, तो उस छज्जे से जो है ना वो छज्जे की तोड़ाई कर रहा था वो, तो उसके पड़ोस में कोई रिलेशन में आया हुआ था, उसके बच्चे को चोट लगी। बच्चे को चोट लगी, किसी ने 100 नंबर पे फोन कर दिया, पुलिस आ गई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अब मुकदमा दर्ज हो गया, सरकारी वो सर्वेंट था, तो मुकदमा दर्ज करने का मतलब एक तो उसको फेस करो कोर्ट, पुलिस को और कोर्ट को फेस करो, दूसरा डिपार्टमेंट के अंदर फेस करो अपने आप को उस चीज के लिए कि बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ना आप उस चीज ऐसे किसी मामले में इन्वॉल्व हुए। तो अब उधर से पुलिस वाला उसको जोर दे रहा था कि जी अगर आपस में जो कंप्रोमाइज करना, कुछ करना है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो भी करना है आप कर लो, अदरवाइज मैं है कि मेरे को 90 दिन के बाद जो है इसका चालान फाइल करना होगा। उसने कोशिश की, जिसके बच्चे को चोट लगी थी उसको कोशिश की, वो कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। एक दिन हम 4-5 दोस्त बैठे हुए थे, तो 4-5 दोस्त बैठे थे, तो वो अपनी समस्या बताने लगा कि भाई वो एक उसका बालाजी का भगत है, उसका वो चेला है
और उससे बात हुई, वो कह रहा है मैं आमने सामने बात करा दूंगा, लेकिन कभी वो नहीं आता और कभी मेरे को टाइम नहीं लगता, और ये डिले होता जा रहा है और पुलिस वाला प्रेशर कर रहा है मेरे ऊपर। तो मेरे मन में आया, मेरा भाव था, वो तो ना गुरुजी के बारे में जानता था ना गुरुजी को मानता था, सिर्फ मेरा दोस्त था, मेरा उसके साथ दिली रिश्ता था कि उसकी जो समस्या है उससे मैं रूबरू होने पे मेरे को भी दुख होता है कि हाँ उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने उसको बोला, गुरुजी के क्लिप वाले फोटो थे मेरे पास में, तो मैंने उसको वो फोटो दे के बोला मैंने कि जब भी उससे बात करने जाए, मतलब उसके जो गुरु जो है बालाजी का भगत है उससे बात करे या उससे बात करे जिससे डील होनी है, तेरी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होना है, तो ये गुरुजी की मौजूदगी में होना चाहिए। मैं इतना बोल के उसको गुरुजी के दर्शन दे के, और मैं करीब 1 घंटा चल के अपने घर ही आया हूँ, और पीछे से उसका फोन आ जाता है मेरे पास में, कह रहा बिलायती, वो मैं घर आया तो घर आते ही मेरे को बच्चों ने बताया कि कल स्कूल में कोई चीज थी वो लेके जानी है। तो मैं उल्टे पांव जो है ना मार्केट गया, और मार्केट में मतलब जमुना पार में वो बंदा जो ये मीठापुर बदरपुर बॉर्डर की तरफ जो मीठापुर पड़ता है वहां वो रहता है, वो बंदा कह रहा है जो मेरे को मार्केट में मिल गया, वहीं मेरी उससे नमस्ते हुई, दुआ सलाम हुई। तो मैं कहने लगा भाई साहब आपके तो दर्शन दुर्लभ हो गए, और मैं तो आपसे ही मिलना चाह रहा था लेकिन बात ही नहीं बन रही थी। और कहने लगा जी ठीक है, मैं वहां अपने गुरुजी के यहाँ जा रहा हूं, तो आप चलो वहीं बात करेंगे। कह रहे मैं वहां चला गया, और जाने के बाद में उसने बैठते ही सबसे पहले उसने बोल दिया, कह रहे जी 5 लाख से कम एक पैसे में भी अगर आप ये रफे दफे कराना चाह रहे हो तो नहीं होगा, आप उठ के चले जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो मेरा दोस्त कहने लगा उससे गुरुजी ये आपका पहला चेला होगा, मेरे को आखिरी चेला मान लो, और मैं छोटी सी नौकरी मैं कर रहा हूं, तो मेरे पास तो इतना नहीं है कि मैं 5 लाख रुपए दे दूं या अरेंज करके दे दूं। और आप तो ये कह रहे थे कि उसके बच्चे की चोट लगी इस वजह से ये थोड़ा सा परेशान है, ऐसा कुछ बोल गए होगे, लेकिन लड़का ठीक है, लेकिन ये तो आपके सामने अभी कह रहा है कि 5 लाख से कम में कोई बात ही नहीं करूंगा। तो उसने बात करते करते वो 1.5 लाख पे एग्री हो गया, 1.5 लाख पे एग्री हो गया, पेमेंट की बात आ गई, 20 तारीख लास्ट डेट उसको रखी हुई थी। उसी दौरान में, क्योंकि जो उसने 1.5 लाख की बात थी, 1.5 लाख भी इंस्टेंटली उसके हाथ में नहीं था, लेकिन गुरुजी ने ऐसा कुछ किया कि मेरा और छोटे भाई का एक प्लॉट पड़ा था, उसका अचानक एक बंदा जो ये कह रहा था कि इस भाव में अगर कोई इसको कर जाए तो मैं टांग के नीचे से निकल जाऊंगा, वो हमारे घर पे आता है और वो बयाना लेके कहने लगे जी ये ऐसे है और मेरे रिश्तेदार हैं, और आप जो है ना इनको ये आपने देना ही है, और ये पकड़ो बयाना। वो बयाना देके चला गया। वहां से कुछ पार्ट पेमेंट आई थी, तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, पैसे का तो अरेंजमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको दे देंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, कम से कम ये कोर्ट केस तो तेरा खत्म होगा। लेकिन उसको फिर पता लगा कि जो बालाजी का भगत था, वो कहीं मेहंदीपुर बालाजी में जाके जो है ना कोई वो बना रहा है, सराय की तरह से कोई धर्मशाला टाइप की बना रहा है, और ये जो 1.5 लाख रुपए मांगा ये पैसा वहां जाके लगेगा। तो हमने आपस में बैठ के डिसाइड किया कि हो सकता है एक सरकारी छोटी सी नौकरी वाले आदमी से अगर कोई दान की बात वो करेगा, अर्ज करेगा, तो कितना देगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना दे, लेकिन 1.5 लाख नहीं देगा। तो मैंने, हो सकता है ऊपर वाले की इसमें कोई मर्जी हो कि उसकी धर्मशाला वो बनाने जा रहे हैं और उसके लिए अगर ये पैसा चाहिए, तो मैंने कि उससे पहले ही दे देते हैं कि 12 तारीख को वो जा रहे हैं अपनी यहाँ चेलों को लेके जो है ना पैदल बालाजी के लिए निकल रहे हैं, तो उससे पहले उसको पेमेंट कर देते हैं। हमने उसको वो पेमेंट 1.5 लाख रुपए उसको पकड़ा दिया, और वो अपनी फैमिली के साथ में दिल्ली पार नहीं कर पाया, और उसको जो है ना पैरालिसिस का अटैक हो गया, राइट साइड में अटैक हुआ, और उसका मुंह से बोलना बंद हो गया, हाथ से ये लिखना बंद हो गया, पूरा एक तरफ से बेड रिडन हो गया। तो हाई कोर्ट में जो उसको एफआईआर को क्वैश करने के लिए जो उसने एप्लीकेशन लगा रखी थी, अब दिए हुए टाइम पे जब वो नहीं आया, उसको फोन पे बात की तो उसके घर वालों ने बताया जी उसके साथ साथ तो ऐसे उसको जो है ना फाली से मार गया है, और वो तो अपने आप उठ भी नहीं सकता, वहां तक आने की तो बात नहीं है। फिर हमने सोचा कि हो सकता है 1.5 लाख रुपए इसको मिल गए, और अब ये बहाना कर रहा हो कि भाई पैसा भी मिल गया, या और जैसे 5 लाख मांग रहा था और ज्यादा मांगने की इसकी इच्छा रही हो, इस वजह से ये टाल मटोल कर रहा है। तो हम फिजिकली उसको देखने गए, तो हमने देखा वाकई में उसके साथ प्रॉब्लम थी।
और वो हमारे किसी काम तो नहीं आना था, लेकिन अपने बच्चों के भी काम से गया। जिस काम में वो जुड़ा हुआ था उससे भी गया। यानी कि जिस सीधे हाथ से उसने वो पैसे पकड़े थे, हमारी नीयत में तो खोट नहीं था, लेकिन उसके कहीं ना कहीं खोट थे, उसके कर्मों में खोट था। और उसने जिस सीधे हाथ से पकड़े थे ना, तो वो अपने गुरुजी के साथ में बालाजी तक पहुंच गया और दिल्ली के अंदर ही उसको जो है ना फालिस मार गया और वापिस आ गया अपनी फैमिली के साथ में। अब समस्या यह हुई कि जब तक वो जाके अपने बयान नहीं देता और जब तक साइन नहीं करता, तब तक जो है ना वो मुकदमा खत्म नहीं होना। तो फिर मैंने तो गुरुजी, मेरे पास तो गुरुजी थे, तो मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने गुरुजी ये तो कुछ भी नहीं हुआ, उसके कर्म उसके साथ में है, लेकिन उसके बच्चों की मुंह की रोटी भी गई और उसने जो किया वो उसके साथ है। लेकिन जब तक वो ये बोल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा या लिख नहीं पाएगा, तब तक ये भी काम नहीं होगा, ये भी लटक गया। तब जब बहुत परेशानी में था मेरा दोस्त, तो उसने बोला एक बार, कह लगे ऐसे ऐसे जो है ना मैं वहाँ गुरुजी के मंदिर जाना है। तो मैं उसको लेके चला गया। तो मेरा दोस्त और उसकी वाइफ दोनों जो है मंदिर मेरे साथ गए। तो मैंने उनको बताया कि ना तो यहाँ कोई प्रसाद चढ़ता है, ना कोई धूप बत्ती है, ना अगरबत्ती है, ना फूल है, ना माला है, कुछ नहीं। आपका भाव है, सच्चे भाव से जाओ और उनकी शरण में बैठ जाओ। और मैंने बोला था उनको कि सिर्फ मानना है, मांगना नहीं है। वो गए वहां, हस्बैंड वाइफ दोनों गए। मंडे का दिन था, वो बैठे, जो भी प्रसाद में मिला। तो उस समय क्योंकि संगत को प्रसाद लाने की आज्ञा थी, तो कोई समोसे प्रसाद लाता था, कोई मीठा प्रसाद लेके लड्डू प्रसाद ले आया, कोई बर्फी प्रसाद ले आया, कोई जो भी मतलब मन होता था वो लेके आ जाते थे। और सारे दिन मंडे को सुबह से लेके शाम तक पता नहीं कितनी कितनी बार और कितनी देर बैठते थे, इसका भी नहीं है। सुबह से शाम तक भी बैठे रहे तब भी कोई वो नहीं था, क्योंकि संगत बहुत कम संगत हुआ करती थी। तो उसने, मेरे दोस्त ने, जिस दिन उसको लेके लाके हम और उसके हाई कोर्ट में उसके बयान कराए और उसने साइन किए, उसका मुकदमा खत्म हुआ। तो उसके बाद जो है मेरे दोस्त का एक काम हो गया। दूसरा ये था कि गुरुजी के हम उसने मत्था टेकने के 2.5 महीने के अंदर ही जो है ना उसकी बड़ी बिटिया, जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहती थी, वो आईटी से बीटेक थी और वो ये कहती थी मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मैं प्राइवेट में नहीं जाऊंगी। उसकी पीएनबी में एज ए पीओ जो है ना उसकी सर्विस लग चुकी थी, ज्वाइन कर लिया था उसने। और तीसरा, उसका 14 साल से एक घर उसने लिया हुआ था वसुंधरा में, ये सेक्टर 14 पड़ता है वैशाली के पास में। 14 साल से वो कोशिश कर रहा था शिफ्ट करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कोई ना कोई दिक्कत अड़चन आ जाती थी, कभी बच्चों की पढ़ाई की, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और जिस दिन ये बृहस्पतिवार का दिन था जब उसके हाई कोर्ट से उसका मुकदमा उसके फेवर में हुआ था, और उसने उसी दिन बृहस्पतिवार को घर जाके बच्चों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना आज वो मुकदमा खत्म हो गया हमारा। तो तभी मेरे को फोन किया उसने, कह रहा भाई जो है ना कल मकान शिफ्ट करना है। मैंने उसको एक दिन बाद में टालने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कहा नहीं कल ही करना है। तो हमने छुट्टी लेके हम उसका मकान भी शिफ्ट कराया। तो जिस दिन उनका मकान शिफ्ट हुआ है, वो वहां बैठ के बच्चे वो कह रहे जी 14 साल की हमारी हर साल की कोशिश जो है ना आज अचानक एकदम से एक ही दिन में यहां शिफ्ट हो गया। और हमें आज भी मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतनी आसानी से हो गया। ये सारी गुरुजी की मेहर चल रही थी, उनकी कुछ मांग थी वो उसमें शामिल हो रही थी। लेकिन मेरे दोस्त ने उसके बाद में जब उसका मकान शिफ्ट हो गया, उसका वो मुकदमा चला गया, उसकी लड़की हो गई, तो मेरे से पास फोन आया एक दिन, कह रहा बिलायती ऐसे जो है ना वहां मंदिर जाना है। मैंने कि मंदिर जाना है? कह रहा हाँ वहां जो है ना वो प्रसाद चढ़ा के आना है, एक डिब्बा जो ना 1 किलो लड्डू का डिब्बा जो है ना चढ़ा के आना है। मैं कह ये जो गुरुजी जो है ये ऐसा ये 2 वे वाला मामले नहीं है कि गुरुजी जो है ना आपसे कुछ चाहते हैं कि एक किलो लड्डू प्रसाद में जो है ना वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो सिर्फ भाव तो चढ़ता है तुम्हारा। वो एक बार गया मेरे साथ में, वो मंडे का दिन था। तो गुरुजी का जो प्रसाद वो वहां लेके गया, वहां उसने डिब्बा उसमें रख दिया। उसके बाद फिर कभी उसने गुरुजी के यहाँ जाने का नाम नहीं लिया। तो एक बार ऐसी बातों बातों में मैंने कहा कि भाई वो ऐसे वहां चलना है। कह रहा भाई हॉस्पिटल ये थोड़ी है कि ठीक ठाक आदमी भी हॉस्पिटल में चक्कर काटेगा। कह रहा जब कोई दिक्कत हो फिर हॉस्पिटल चले जाएंगे, कोई बीमारी होगी। अभी बीमारी कोई नहीं है, ठीक ठाक है, तो फिर क्यों जाए, क्यों चक्कर काटे। तो ये भी है कि इंसान वो कहते हैं कि सुख में सिमरण दुख में सिमरण सब करें,
सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काय को होय। अगर हम सुख में ही उसका सिमरन करते रहें तो दुख आएगा ही नहीं, और आएगा तो हमें दुख ही नहीं कर पाएगा, और जैसे आया था वैसे ही उल्टे पांव वापिस चला जाएगा। तो ये गुरु जी का अपना तरीका है, बहुत हल्के से आसानी से उस संगत के कष्टों को निकालते हैं, और 90% तो बिल्कुल कर्म काट देते हैं। और हमारे मन की और मुंह के अंदर मन के विचार और मुंह की बात को भी बहुत जल्दी वो पूरा करते हैं। इसलिए मैं तो ये संगत से अरदास करूंगा कि अपने मन में किसी के प्रति कोई ऐसा भाव कि आपके अंदर कोई भाव आया और वो गुरुजी ने पूरा कर दिया, फिर हमें महसूस होता है कि काश हमने ये सोचा ना होता। क्योंकि जब हम किसी, वो कहते हैं कि अपना भला चाहते हो तो किसी का बुरा सोचना बंद कर दो। जैसे हम किसी का बुरा सोचने लगते हैं तो उसका बुरा तो बाद में होगा, लेकिन हमारा बुरा उसी क्षण से शुरू हो गया जिस क्षण हमने किसी के बुरे के बारे में सोच लिया। क्योंकि पुराना वो है 823 के आसपास का, कहीं उसमें वो 1423 में कहीं जाके वो बताते हैं कि एक चाइना में बहुत बुरा हाल था, सामाजिक व्यवस्था कोई नहीं थी और सब उथल पुथल हो रहा था। राजा ने हर को संभव कोशिश की, लेकिन उस राजा को जो है कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि उनको सीधे सच्चे रास्ते पे लाने के लिए। तो उन्होंने बताते हैं भारत से जो है ना एक बोध गया नाम के भिक्षु को लेके गए थे कि भी उनके वहां जाके प्रवचन कराएंगे, और प्रवचन करा के और उनकी मति में बुद्धि में कोई चीज बैठे और वो इन दुष्कर्मों से, इन जो उल्टी सीधी हरकतें हैं जिससे समाज की व्यवस्था जो है ना तहस नहस हो चुकी है, वो ठीक होने लगी। तो उस समय बताते हैं कि राजा खुद भी बैठते थे उनके प्रवचन के टाइम पे, और 1000 के करीब जो है लोग आके बैठते थे, चाहे वो गुरुजी के डर से, उसके अपने राजा के डर से बैठते हो, चाहे कोई कंपल्सन हो, लेकिन वो आके बैठते थे। तो उन्होंने वो जब प्रवचन किया करते थे तो उन्होंने देखा डे बाय डे प्रवचन तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल कोई नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा, मतलब इनकी तरफ से कोई है नहीं, इनके चाल चलन में, इनके व्यवहार में, इनकी बोल चाल में कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा कि मैं जो प्रवचन करता हूं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसका मतलब कि मैं तो दे रहा हूं, दिन रात में दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं देने के लिए, लेकिन ये अपने लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इन्होंने जो खिड़कियां हैं वो बाहर की तरफ खोल रखी हैं, अंदर से बाहर जाने को होता है, लेकिन बाहर से अंदर आने नहीं दे रहे कुछ भी। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि जब सारे लोग बैठ गए, राजा भी आके बैठ गया, तो उन्होंने दीवार की तरफ मुंह कर लिया और अपने प्रवचन देने शुरू कर दिए। अब सब लोग परेशान हो गए, कह रहे हम लोग इधर बैठे हैं और ये दीवार की तरफ मुंह करके दीवार को प्रवचन दे रहे हैं। तो बाकी किसी की तो हिम्मत नहीं। तो राजा ने उसको टोका कि महाराज क्या क्या कर रहे हो आप? कह रहे हम सब लोग तो इधर बैठे हैं और आप जो है ना इधर बैठ के जो है ना दीवार की तरफ दीवार को प्रवचन कर रहे हो। वो उसने पलट के बोला कि महाराज, चाहे मैं दीवार को प्रवचन करूं चाहे आपको प्रवचन करूं, फर्क कोई नहीं है, क्योंकि ना तो आप में कोई, आपका कोई रिएक्शन है, ना दीवार में कोई रिएक्शन है, ना आपके कर्मों में कोई सुधार दिखाई दे रहा, ना दीवार में कोई चेंज नजर आ रहा है। तो मैं चाहे दीवार को दूं चाहे आपको दूं। तो उस दिन राजा की और उनके समझ में आया कि सिर्फ प्रवचन सुनना ही काफी नहीं है, शब्द सुनना ही काफी नहीं है, या सत्संग सुनना ही काफी नहीं है, उस पर मनन भी करना है और अमल भी करना है। जब तक हम मनन नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुजी जो सुनाते हैं, गुरुजी ये नहीं कहते समझो, गुरुजी कहते हैं सिर्फ सुनो। जो समझाना है उनको वो तो उसको समझा ही देंगे, और हमें सुनना आ जाएगा तो समझना बड़ी आसानी से आ जाएगा। और जब कोई चीज समझ में आ जाएगी तो उसको हम करेंगे तो वो परफेक्टली होगी। तो इसलिए गुरुजी तो हमें एक तो पेशेंस डेवलप करते हैं और एक सुनाते हैं कि सुनते रहो। एक बार में, 2 बार में, 4 बार में, 10 बार में वो बात समझ में आने लगेगी, लेकिन हम सुनने को तैयार हो। क्योंकि सुनना आएगा तो समझना आएगा, समझना आएगा तो करना आएगा। और यही वो प्रैक्टिकल किसी काम को करने का है कि पहले सुनो, फिर गुनो, फिर करो। एम्पायर स्टेट में जब जाना शुरू किया था तो उस समय
एक बार जो है ना वो संगत जब बढ़ने लगी थी तो जोड़े जो रखते थे, जोड़ों के रखने की व्यवस्था में जो है ना थोड़ी दिक्कत आने लगी, क्योंकि स्पेस ज्यादा घेरते थे। फील्ड में जब लगाते तो स्पेस ज्यादा घेरते थे। तो तब ये बात आई कि अब कैसे क्या किया जाए, संगत तो डे बाय डे बढ़ रही है, तो उनके जो जोड़े रखे जाते हैं उनकी ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि ये ऐसा ना हो, क्योंकि जोड़े इतनी दूर तक चले जाते थे कि अगर अंदर की तरफ से कोई उठाना पड़े तो कई उनके ऊपर पांव रख के जाना होता था, और स्पेस छोड़कर रख नहीं सकते थे, इतना स्पेस नहीं था वहां। तो वो किया कि 2 रैक बनाने के लिए जो है ना वो गुरुजी ने मन में डाला कि अब ये किया जा सकता है, जो जमीनी, जब जिस तरह से ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी है, पहले सिंगल स्टोरी मकान बना करते थे जब ये जनसंख्या कम थी और जमीन ज्यादा थी। अब जनसंख्या ज्यादा हो रही है, जमीन कम हो रही है, तो पहले जो जमीन के साथ जो मकान बना करते थे वो हाई राइज बनने शुरू हो गए। तो वही था कि जब जमीन कम पड़ने लगी तो हमारे मन में भी आया कि भाई अब क्या किया जा सकता है। तो हमने रैक के बारे में सोचा कि भाई 2 रैक बनवा लेते हैं, एक अंकल के लिए, एक आंटीज के लिए। तो उसके लिए ये अंदर ये पड़ता है मांडी गांव करके। तो किसी ने, जब हमने बात की तो आपस में बात कर रहे थे, एक ने बताया जी मांडी गांव में एक फैब्रिकेटर है और वहां आप जाके बात करो। तो मैं उस फैब्रिकेटर के मैं और मनोज अंकल जो है ना, हम वहां गए, वहां जाके देखे, लेकिन हमारी वहां से बात नहीं बनी। एट लास्ट गुरुजी ने जमुना पार में एक कोई फैब्रिकेटर था, उससे वो 2 रैक बनवाए मनोज ने। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही मेरी बिटिया ने ये बीएड किया था और एमएड किया था। तो एमएड के बाद में उसने एक फॉर्म भरा था। वो फॉर्म भरने के बाद में एक दिन मेरे से बोली कि पापा उसमें जो है ना मेरा इंटरव्यू है। तो मैंने कहा है, कैसे से जो है ना मांडी गांव में ललिता देवी इंस्टीट्यूट है, और ये आईपी यूनिवर्सिटी के जो है उसके उसमें ये पहली बार आया है ये नया वो। तो मैंने कि मेरा देखा हुआ है। कह रहा पापा आप कब गए वहां? मैंने कि ये गुरुजी ने एक बार अपने किसी मतलब उनके कोई ऐसा काम था जिसके लिए मेरे को उधर जाना पड़ा था, तो वो मेरे को पता है, वो मेरे को आइडिया है, तो और एक काम करते हैं, मैं तेरे को ले जाऊंगा। उस दिन हम सुबह सुबह, उसका 10 बजे करीब इंटरव्यू था, हम सुबह सुबह निकले, और उस ललिता देवी इंस्टीट्यूट से पहले कोई 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर पहले एक मार्केट सी पड़ती है, उससे पहले वहां मेरा स्कूटर ने बंद हो गया और वो स्टार्ट ना हो। तो मैंने उसको बिटिया को पहले बोला, मैंने कि बेटे एक काम कर, तुम जो है ना पैदल निकल जाओ, मैं इसको अभी देखता हूँ, या तो वैसे पैदल खींच के ले आऊंगा इसको, या स्टार्ट हो जाता तो स्टार्ट करके ले आऊंगा और तुम पहुंचो वहां। लेकिन जैसे ही मेरी स्कूटर खड़ा करके मैंने उसमें देखने की वो की, तो लेफ्ट साइड में मेरी नजर गई, तो दुकान खुली हुई थी जो स्कूटर वगैरह की, मोटरसाइकिल रिपेयर वगैरह करते हैं, मतलब उसके बिल्कुल जस्ट सामने स्कूटर ने बंद हुआ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ये अभी चलता चलता बंद हो गया अचानक, और ये चल नहीं रहा, केक वगैरह मार लिए और वो सब कुछ देख लिया, ठीक नहीं है। उसने चेक किया, बिटिया वहां से पहुंच गई, निकली नहीं थी कि उसने चेक करते ही और मेरे को उसने स्टार्ट करके वो दे दिया। हम वहां पहुंचे, टाइम से पहले थे, काफी पहले टाइम से पहले पहुंच गए। तो हम बाहर खड़े रहे, भाई अंदर तो तब जाएंगे, थोड़ा टाइम हो जाए। लेकिन इतने में एक कोई बंदा आया और उसने बोला, कहने लगे जी आप इंटरव्यू के लिए आए हैं? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे जी आप बाहर क्यों खड़े, आप अंदर आ जाओ। हम दोनों अंदर गए, उन्होंने एक क्लासरूम में हमें बैठा दिया, मैं और मेरी बिटिया, हम दोनों ही थे। जब तक कोई 9:45 का टाइम था करीब, जब तक कोई भी कैंडिडेट नहीं आया था मेरी बिटिया से और मेरे अलावा। और उन्होंने बोला, कह लगे जी आप उसका नाम लेके कि दिव्या शर्मा, कह लीजिए आप आइए, वो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। वो जब इंटरव्यू के लिए गई है तब वहां एक 2 कैंडिडेट आए उसके बाद में, क्योंकि 10 बजे से इंटरव्यू होने थे, और उसको 9:45 बजे कॉल किया, और 10 बजने से पहले तो वो वापिस आ गई कि पापा इंटरव्यू हो गया। तो उस इंटरव्यू में उसने एमएड जो किया था वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से किया था। तो वहां का भी एक प्रोफेसर था जो उसमें बैठा हुआ था, और उसने उसको बिटिया को कोई सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ था। तो उसने सबसे पहले छूटते ही बोला कि आप मेरे को जानते हो? कह जी हाँ जी। तो कह रहे कैसे? कह जी आप जो ऐसे से हैं, आपका ये नाम है और आपने ये पढ़ाया है और ये चीज है, और मैं ये सब्जेक्ट आपने मेरे को पढ़ाया हुआ है। सारी बात हो गई, घर आ गए। अब ये तो नहीं है कि इंटरव्यू तो हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा?
एक दिन दूसरे इंटरव्यू में वो गीता कॉलोनी गई हुई थी मेरे साथ में ही, तभी उसका फोन आता है, कह रहे जी मैं वो ललिता देवी इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं और आपका जो इंटरव्यू था उसमें आपका सिलेक्शन कर लिया और आके अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाओ। तो मेरी बिटिया ने बोला, कह रहे जी अभी तो मैं बाहर हूँ और मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। वो कह रहे जी कोई बात नहीं, हम आपकी वेट कर रहे हैं। उसने फिर मेरे को बताया कि पापा ऐसे ऐसे वहां से आया कि वो कह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप जो है अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाओ। हम सीधे वहां गए, ये आईआईटी जो गेट है उसके पास में उनका ऑफिस था। वहां जैसे ही हम पहुंचते हैं तो नीचे से वो डायरेक्टर जो है ना नीचे से आ रही थी, जो थोड़ा बेसमेंट की तरह जैसा था उसमें, और एक उसके साथ में कोई और बंदा था। उस जैसे ही मेरी बिटिया को देखा, देखते ही वो सीधा उंगली करके ऐसे बोली कि दिव्या शर्मा, कह आ जाओ आपकी वेट कर रहे थे, और वापिस अंदर चली गई, लंच टाइम था। और वापिस जाके उसने उसको बैठाया और बैठा के उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, और देने के साथ में ये भी बोल रही थी कि आपसे एक्सपीरियंस लोग भी थे, लेकिन क्योंकि अगर किसी नए बंदे को मौका नहीं देंगे तो उसको एक्सपीरियंस कैसे होगा। उसने जब ज्वाइन किया तो तब उसको पता लगा कि ऑलरेडी किसी कैंडिडेट का तय था जिसको लगाना था वहां, लेकिन जिसने वो सारा सेटअप किया था उसको लगाने का, ना तो वो कैंडिडेट आया था तब तक, ना वो इंटरव्यू में लेने के लिए वो बंदा पहुंचा था। और उसके आने से पहले ही मेरी बिटिया का इंटरव्यू करा कर वो भेज दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये गुरुजी की मेहर है कि उस रास्ते में कभी जिंदगी में नहीं गया, लेकिन एक बहाने से, वो रैक बनवाने के बहाने से उस रास्ते गया। मुझे उस जगह का पता था, और उसी ललिता देवी इंस्टीट्यूट का मैं बताता हूं, एक संगत है जिस आंटी के बहाने से गुरुजी ने मेरे को अपने यहां बुलाया था। उनकी बिटिया, सबसे बड़ी जो एल्डेस्ट वन बिटिया थी, उसने बीएड के लिए फॉर्म भरा था आईपी यूनिवर्सिटी में। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, और कोई साधन नहीं मिल रहा था। तो उनकी मदर ने जो आंटी ने जो ना मेरे को बोला कि भाई ये ऐसे ऐसे वहां इंटरव्यू है और मौसम खराब है और कैसे इसको ले जाऊं। तो मैंने कहा मैं ठीक है, तो मैं टू व्हीलर पे उसको पूरा लपेट के, पॉलीथीन वगैरह मैंने कि पूरा अच्छे से ढक ले जिससे भीगे नहीं, और लपेट के हम वहां गए। वो वहां पहुंचे हम, तो जो उनकी जो मेरिट वगैरह होती है उसके हिसाब से चल रहा था। तो जितने भी जो कॉलेज थे उसके आसपास में कॉलेज थे, उसको नजदीक कोई नजर नहीं आ रहा था। अब दूर दूर के कॉलेज में उसका जो नंबर था उसमें जाना नहीं चाहते, क्योंकि उसको जो है मेंटेन करना, वहां आना जाना वो टाइम कंज्यूमिंग था। तो वो कह रहे कि अंकल यहाँ तो इतनी दूर दूर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या तो वहीं रहना पड़ेगा या कुछ करने पड़ेगा। जब बिल्कुल लास्ट हो गया लगभग, तभी एक अनाउंसमेंट हुआ, कह लीजिए अभी अभी एक नया कॉलेज जो है ना इसमें जुड़ा है, इसमें एफिलिएशन में आया है। अगर किसी ने उसमें एडमिशन लेना है तो अपनी जो है ना वो विलिंगनेस दे दो, कॉन्सेंट दे दो। और उन्होंने नाम बोला तो उसमें वही ललिता देवी इंस्टीट्यूट जो है वो उसका नाम बोला। तो मैंने उसको बिटिया को बोला, मैंने कि बेटे ये तो ऐसे ऐसे मांडी गांव में पड़ता है, और वहां तुम्हारी दीदी ने भी जो है ना वो पहले जॉब किया था, उसका सिलेक्शन हुआ था, वहां उसने पढ़ाया हुआ है और उसको मैं जानता हूँ, और उसकी ये बसें वगैरह भी इस तरफ आती हैं, महरौली की तरफ आती हैं, तो तुम्हारे तो सूट करेगा। तो उसने फट से जो है अपनी कॉन्सेंट दी और उसका वहीं से उसने बीएड किया बिटिया ने। तो ये एक ऐसे लिंक सत्संग है कि पहले मेरे को बहाने से उस रास्ते पे भेजा, मेरी बिटिया का उसमें इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में जिसका सिलेक्शन होना था, जिसके लिए सारा सेटअप किया गया था, उसको बाईपास करके गुरुजी ने जो है मेरी बिटिया को लगाया। फिर संगत की वो बिटिया जिसका बिल्कुल नाउम्मीद थी वो, कि जिन कॉलेज में दूर दूर के कॉलेज में वो जाना नहीं चाहती थी, तो यही था कि एक साल जो है ये बेकार जाएगा। और लास्ट मोमेंट पे वो कहते हैं जी एक नया कॉलेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, और अगर कोई उसमें एडमिशन लेना चाहता है तो अपनी विलिंगनेस दे दे, कॉन्सेंट दे दे। और हम जो है जो ड्राफ्ट वगैरह ले गए थे वो हमने वहां जमा करा दिया। ऐसे ही मेरी आंटी के जब मेमोरी लॉस का जो पीरियड चल रहा था, जिस टाइम पे वो मेरे साथ बहुत घूमे थे, तो उसी दौरान में पहले जो है ना गुरुजी के गांव जो है ना पिंड डुगरी जो है, वो कभी भी जब अंदर से आवाज सी आती थी, दिल करता था, तो तभी संगत जुड़ के एक गाड़ी में, दो गाड़ी में, चार गाड़ियों में इकट्ठी हो गई, वहां जाके मत्था टेक दिया करते थे। तो बापूजी से भी मिल लेते थे और वहां
गुरु जी के जो है जन्मस्थली पे जो है ना वहां भी मत्था टेक लेते थे। तो उसी दौरान में ये होली जो है, जो रंग वाली होली होती है, पूर्णमासी का दिन होता है, तो उस दिन वो संगत का प्रोग्राम बन गया कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना डुगरी डुगरी चलते हैं। तो मेरे से बोले कि अंकल आप भी चलोगे। मैंने कि भाई ऐसे ऐसे है, तो आंटी की हालत ऐसी है और वो मेरे बिना रह नहीं सकते, क्योंकि बच्चों के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, मम्मी पापा के पास छोड़ूंगा उनके पास कंफर्टेबल नहीं है, वो मेरे साथ ही कंफर्टेबल रहेंगे, और जब तक वो एग्री नहीं होंगे तब तक मैं जा नहीं सकता। तो कहने लगे एक बार पूछ लो आंटी से। अब पहली बात तो ऐसा वो मेंटल स्टेट ऐसी थी कि उसमें उनको ज्यादा जोर दे के कह नहीं सकते थे। उनकी खुशी में खुशी थी, जो राजी राजी वो मान जाए तो ठीक है, अदरवाइज तो कोई बात नहीं। मैंने घर में आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना उस काफी लोग जो है ना वो वहां जा रहे हैं, 3-4 गाड़ी जा रही हैं, और वो मेरे को भी कह रहे हैं चलने के लिए, अगर तुम चलते हो तो मैं भाई उनको हाँ कर देता हूँ। तो आंटी ने बोला कह रहे नहीं, ये गांव की होलियां ऐसी होती हैं, कोई कीचड़ से खेलता है, कोई गोबर से खेलता है, कोई कैसे खेलता है, और मेरे को होली पसंद नहीं है और मैं नहीं जाऊंगा, ये सब कोई होली खेल लेते हैं कीचड़ वगैरह से। तो मैंने कहा हम होली खेलने नहीं जा रहे, हम तो गुरुजी को हम मत्था टेकने जा रहे हैं, उनके जन्मस्थली पे मत्था टेकने जा रहे हैं। तो आप वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो अर्ली मॉर्निंग यहां से निकलेंगे और मत्था टेक के वापिस आ जाएंगे, हमने किसी से होली थोड़ी खेलनी है। एट लास्ट मैंने कहा भी अगर एग्री करते हो तो मैं उनको हाँ बोलता हूँ। तो कहने लगे भी ठीक है, होली नहीं खेलनी तो मैं चलूंगी, तो बाकी होली मैंने नहीं खेलनी। उनको ये लगा कि जो संगत साथ में होगी शायद वो ना होली खेलने लगे साथ में। तो हमने चलने का यहाँ से प्रोग्राम बना, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे टाइम रखा था, जो 5-5:30 बजे यहाँ से निकले। दिल्ली से निकलने के बाद में डुगरी तक हमें कोई भी होली खेलता हुआ ही नहीं मिला पूरे रास्ते में, क्योंकि मेरी आंटी के मुंह से ये निकला था कि होली मेरे को पसंद नहीं है और मैं होली नहीं खेलूंगी, और कोई कीचड़ से कोई उससे खेलता है तो कोई होली खेलता हुआ नहीं, हमारे साथ तो क्या खेलनी है, कोई होली खेलता हुआ नहीं मिला। जब हम डुगरी गांव पहुंचे, वहां जाके मत्था टेका, वहां देखते हैं कि पूरे गांव में हमें कोई कलरफुल ही नहीं नजर आया। मतलब होली खेलना तो बाद की बात है, लेकिन कोई किसी के ऐसा रंग बिरंगा भी नहीं नजर आया जिससे कि लगे कि हाँ किसी ने यहाँ होली खेली है। और उसी दिन वहां से वापसी में फिर रात में वापस आए, तो दिल्ली से जाने से लेकर दिल्ली वापस आने तक कोई भी ना होली खेलता दिखाई दिया, ना किसी ने हमारे साथ होली खेली, और सब कुछ एकदम मतलब जैसा आंटी के मुंह से निकला था वो बिल्कुल हो गया। और ऐसा बहुत बार होता है, मैंने तो मतलब आजमाया हुआ है कि मुंह से कोई बात निकल जाती है और वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाती है, वो पूरी होती है। एक बार हमारे क्लोज रिलेशन में मेरा सबसे छोटा भाई है, उसकी रिश्तेदारी में शादी थी बिटिया की किसी, और उन्होंने बेंगलोर से आना नहीं था, हस्बैंड वाइफ ने। तो बीइंग एल्डेस्ट वन जो है ना, मेरी ड्यूटी थी कि मैं जाके उसमें शिरकत करूं, उसमें जाके मैं ज्वाइन करूं उनको, और उनको भी रिप्रेजेंट करूं और अपने उसको भी, रिश्ते को भी रिप्रेजेंट करूं। तो शनिवार का दिन था जिस दिन वहां शादी थी फरीदाबाद में। मैंने बड़े मंदिर में जो है ना, जहां जल प्रसाद पे सेवा में था, तो वहां मैंने बोल दिया कि भाई शनिवार को मैं नहीं आऊंगा, ऐसे ऐसे शादी में जाना है और जरूरी जाना है, तो इसलिए मैं शनिवार को नहीं आऊंगा। और मैं घर, जब मैंने छोटे भाई को बोला, मैंने कि ऐसे भाई शनिवार को वहां चलेंगे, तो कहने लगा भाई साहब लेकिन शनिवार को तो आपको मंदिर है, क्योंकि चारों दिन बिना नागा जो है ना बड़े मंदिर जाता था, और 5वें दिन जो 5वां दिन था सोमवार का, उस दिन भी मैं मंदिर जाता था। तो मतलब उधर एम्पायर स्टेट और उधर ये बड़ा मंदिर, तो वो जो है जब बड़े मंदिर में थी, संगत लगनी शुरू हो गई गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद की बात है ये। तो छोटे भाई के मुंह से निकला, कह रहा भाई साहब आपका तो शनिवार को मंदिर है, आप तो सेवा में जाओगे। तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कि मैं अगर वहां नहीं गया, मतलब शादी में नहीं गया, तो जाऊंगा मंदिर। पहले गाड़ी से जाने की बात हुई थी, छोटे भाई को गाड़ी लेके आनी थी, मदर जा रहे थे, उसकी वाइफ जा रही थी, मैं जा रहा था और भाई जा रहा था, यानी कि हम 4-5 लोग हमें जाने का प्रोग्राम था। दोपहर को उसका फोन आता है ऑफिस में, कह रहा भाई साहब अम्मा की थोड़ी तबीयत खराब है, तो अम्मा तो जा नहीं रही, और उसी की वजह से जो है ना मेरी वाइफ भी जाने को मना कर रही है, कह रहे भाई अम्मा की तबीयत खराब है तो मैं भी यहीं रहती हूँ। कह रहा अब मैं इधर से अकेला रह गया और आप उधर से कितने लोग जा रहे हो? मैंने कहा मैंने तो अकेले जाना है।
तो कह रहा भाई साहब फिर गाड़ी क्या करेंगे, एक काम करते हैं मोटरसाइकिल ले आऊं मैं, अगर आप कहते हो तो। मैंने कि कोई बात नहीं, जब दो ही जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे भी जा सकते हैं। मैं ऑफिस से, उसने मेरे को लिया और हम जाने लगे। तो जो एमबी रोड है, ये लाडोसराय से आगे महरौली की तरफ से जो है ना, लेफ्ट को एमबी रोड पड़ता है जो बदरपुर बॉर्डर की तरफ जाता है। तो हम उस पे चल दिए। चलते चलते बत्रा हॉस्पिटल पड़ता है, उससे पहले जो है ना हमें जाम मिला। तो हमें लगा नॉर्मली कंजेस्टेड है, वहाँ बसावट काफ़ी ज़्यादा है, तो वह थोड़ा जाम था तो जाम मिला। लेकिन हमने देखा कि आधा पौना घंटा हो गया, हमें 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हम चल पाए। तो उधर से देखा, जब बत्रा हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे गए तो उधर से देखा कि पैदल कुछ लोग चलते आ रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा, लोग भी पूछे थे भाई ये कितना लंबा जाम है। तो उन्होंने बोला कि जी हम बदरपुर बॉर्डर से जो है ना पैदल आ रहे हैं और 3 घंटे हो गए हैं इस जाम को लगे हुए, और अभी पता नहीं यहां से लेकर वहीं तक जाम है, और ये कितने बजे खुलेगा कह नहीं सकते। तो एक जगह थोड़ा सा स्पेस था, तो वो कहने लगा, छोटा भाई कहने लगा भाई साहब 3 घंटे से ये बता रहे हैं जाम है, 3 घंटे से चलते आ रहे हैं, तो अगर हम ऐसे ही जाम में, जब हमारा 1-1.5 किलोमीटर आधा पौना घंटा हमें तय करने में लगा, तो जब हम वहां पहुंचेंगे तो पता लगेगा कि वहां टेंट वेंट सब उखड़ चुके होंगे, तो क्या करें। तो मैंने कही भाई अगर ये जगह दिखाई दे रही है तो एक काम कर, यू टर्न मार ले, वापिस हो ले। क्योंकि अगर गाड़ी वाला जो समीकरण था, जो पहले गाड़ी जा रही थी, अगर गाड़ी में हम होते तो शायद वो यू टर्न नहीं लगता, क्योंकि 2 व्हीलर था हमारे पास में। इस वजह से वो यू टर्न, तो पहले तो गाड़ी मिस कराई, मदर की जो है तबीयत खराब की, उससे उसकी वाइफ को वहीं रोक दिया, और हम दोनों जो मोटरसाइकिल पे, तो हम जैसे ही मैंने कहा भी जहां से मौका मिले यू टर्न मार ले। तो उसने एक जगह मिला एक कट से, और थोड़ा सा स्पेस बना, उसने यू टर्न मार लिया, और वापस हम इधर जो है एमबी रोड पे महरौली की तरफ चल दिए। जब महरौली के टी पॉइंट से, जहां से राइट साइड में जो है ना अपने घर की तरफ जाते थे, तो लेफ्ट साइड में मंदिर की तरफ रास्ता था, तो उस जगह रेड लाइट पे खड़े थे। तो छोटे भाई ने बोला, कहने लगे भाई साहब कहां चलना है। अगर वो पूछता नहीं, क्योंकि मेरे एकदम से स्ट्राइक किया फिर, कि मेरे मुंह से निकला था कि अगर वहां नहीं जाऊंगा तो मंदिर जाऊंगा। तो मेरे जैसे उसने पूछा भाई साहब कहां चलना है, तो मैंने भाई मेरे मुंह से निकला था कि भाई अगर वहां नहीं गया, शादी में नहीं गया, तो मंदिर आऊंगा, तो अब मंदिर की तरफ मोड़ ले। तो उसने बिना वो किए और मंदिर की तरफ मोड़ लिया, और मंदिर की तरफ मोड़ के उसने, जब बड़े मंदिर पहुंचे, वहां अंदर पहुंचे, देखे तो जहां संगत चल रही थी, तो मेरे को देख के जो सेवादार थे वहां सेवा कर रहे थे, वो कह रहे अंकल आपने तो आज आना नहीं था। मैंने कि आना तो नहीं था, लेकिन मेरे मुंह से ये निकला था, जब ये छोटे ने पूछा था कि उस शनिवार को तो आपको मंदिर है, तो आप तो मंदिर जाओगे। तो मेरे मुंह से निकल गया था कि अगर वहां नहीं गया, शादी में नहीं गया, तो मंदिर जाऊंगा। और ये हुआ वही कि आज ऐसे हालात बने कि वो इतना तगड़ा जाम है कि वहां से हमने यू टर्न मार के वापस आ रहे थे, तो छोटे ने बोल दिया कि भाई साहब किधर चलना है। तो मैंने कहा भाई मेरे मुंह से निकला है, तो अब वापिस जो है मंदिर की तरफ मोड़ ले, और मंदिर आगे। तो ऐसे बहुत वाक्य हैं जिंदगी में कि हमारे मुंह से निकला हुआ, हमारी सोची हुई चीजें पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए हमें सोचने से पहले भी 1000 बार सोच लेना चाहिए कि जो हमारी सोच है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोचने के बाद में हम उसका भुगतान हमें करना पड़े। और मांगने का तो एक संगत है जो सेवा में थे मेरे पास में, उन्होंने एक दिन मेरे को अकेले में जाके बताया था कि अंकल 15 दिन से मैं कोई चीज गुरुजी से मांग रहा था कि गुरुजी मेरे को ये चीज चाहिए, और एक सेकंड के लिए भी गुरुजी को सोने नहीं दिया मैंने। मेरी इतनी अरदास मैंने की गुरुजी से, इतनी डिमांड की कि गुरुजी मेरे को चाहिए ही चाहिए, कैसे करना है क्या करना है मुझे नहीं पता, पर मुझे चाहिए। और कह रहा आज, क्योंकि 3 दिन से वो चीज मेरे पीछे पड़ी हुई है जो मैं मांग रहा था, और उसका जो वॉल्यूम देख के मैं इतना परेशान हूं कि मुझे पता है कि मैं उस चीज को नहीं संभाल सकता। जब मांग रहा था तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वो मिल रही है और मैं 3 दिन से आगे आगे भाग रहा हूं, और वो चीज मेरे पीछे चल रही है। तो कह रहा मैं ये बात को ना अपने बच्चों से डिस्कस कर सकता हूं, ना अपनी वाइफ से, ना अपने किसी रिलेशन में, ना किसी दोस्त से। और ये चीज 3 दिन से मैं भाग भाग के थक लिया हूं। तो मैं गुरुजी को अब नाक रगड़ रहा हूं कि गुरुजी मेरा पीछा छुड़ाओ, मेरे बस की नहीं है इसको संभालना।
और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम अगर कुछ बात होती है तो कम से कम एक दुनिया में किसी एक को तो पता हो कि वो वजह क्या थी जिसकी वजह से मेरी परेशानी बनी। तो हम बहुत कुछ मांग के अपनी परेशानियों को, अपनी जिंदगी में ऐसी परेशानी, ऐसी अड़चने खुद पैदा कर लेते हैं जिसका समाधान फिर जो है, मतलब जो कुदरत की परेशानी है वो तो कुदरत उसके लिए रास्ता दे देती है, लेकिन कुछ जो हम अपने लिए खुद गड्ढे खोदते हैं उसमें से कई दफे हम फंस के रह जाते हैं। तो इसलिए बस यही है कि एक तो गुरुजी से अरदास करनी कि गुरुजी बुलाते रहें और हम आते रहें। गुरुजी सेवा बख्शें कि गुरुजी जो सेवा बख्शते हैं तो गुरुजी से अरदास करें कि अब इसको करा भी लो, कि वो सेवा बख्शते हैं, वो हमारे कर्म काटते हैं सेवा देके, लेकिन वो कराने की भी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, कुवत नहीं है कि हम उसको कर सकें जब तक उनकी कृपा ना हो, उनकी ब्लेसिंग्स ना हो। और तीसरा, मांगो नहीं, सिर्फ मानना शुरू कर दो। जय गुरु जी।